अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ एक्सरेज। ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, इसके की पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, आप प्रॉपरली बुक से रीड आउट करना। प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ एक्सरेज में उसने एक ही प्रॉपर्टी और एक ही यूज़ डिस्कस किया एक्चुअली। इसमें बता रहा है कि हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं मेडिसिन और इंडस्ट्री में, मुख्तलिफ बॉडीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए, ठीक है। और वो बता रहा है क्यों यूज़ कर सकते हैं हम एक्सरेज को मेडिसिन और इंडस्ट्री में, स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी या मशीनरी के अंदर, मशीन के अंदर क्रैक्स के बारे में जानने के लिए, क्योंकि एक्सरेज की एनर्जी वेरी हाई है और वो ये किसी बॉडी में पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखती हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी को भी स्टडी करने के लिए और कोई भी मशीन के पार्ट्स में क्रैक्स के बारे में जानने के लिए। वो किस तरह कि हम एक्सरे सोर्स के दरमियान में रखते हैं ऑब्जेक्ट को और दूसरी तरफ हम रखते हैं फोटोग्राफिक फिल्म को। तो एक्सरेज जब ऑब्जेक्ट में से गुजरेंगी, जिस हिस्से से गुजर जाएंगी ना, तो फोटोग्राफिक फिल्म का वो हिस्सा डार्क हो जाएगा और जहाँ से नहीं गुजरेंगी वो हिस्सा क्या हो जाएगा, ब्राइट। जिस तरह आप हाथ का एक्सरे करवाओ तो हड्डियाँ जो है वो ब्राइट नज़र आती हैं, कोई क्रैक हो तो वो एक डार्क लाइन नज़र आ जाती है, ठीक है। यानी एक्सरे हम जब करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर में पता चल जाता है कि क्रैक्स तो नहीं है। इस तरह कोई भी मशीन में अगर आपने देखना कि क्रैक है कि नहीं, तो आप मशीन के आगे वो बॉडी एक्सरे सोर्स के आगे मशीन रख दें और दूसरी तरफ फोटोग्राफिक फिल्म, अगर सारा ही इमेज उसका ब्राइट नज़र आ रहा है, मतलब कहीं से एक्सरे नहीं गुजरी, कोई क्रैक नहीं है, ठीक है। यानी डार्कनेस ज़्यादा होगी फोटोग्राफिक फिल्म की अगर एक्सरेज ज़्यादा गुजर रही हैं, अगर डार्कनेस नहीं है तो एक्सरेज भी नहीं है। और आपको पता होना चाहिए हड्डियों का इमेज जो है वो अगर हम कराएँ तो वो एक्सरे करवाएं तो वो ब्राइट नज़र आती हैं। जो गोश्त वाला रीजन है वो डार्क नज़र आता है, क्योंकि गोश्त वाले रीजन की डेंसिटी कम होती है, उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी डेंसिटी कम है, उनमें से एक्सरेज गुजर जाती हैं। तो अपने बुक से पढ़ने से टू दी पॉइंट अपनी वर्डिंग में डिस्कस कर देना है। फिर CAT स्कैनर के बारे में आपने बताना है, क्या इसे कहते हैं, जो हमारे पास CAT है स्कैनर, ये बेसिकली इम्प्रूव्ड एक्सरे टेक्निक है। इसका मतलब कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। टोमोग्राफी का मतलब यही है कि स्ट्रक्चर ऑफ दी बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑफ दी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना टोमोग्राफी कहलाता है। अब इम्प्रूव्ड एक्सरे टेक्निक है, इसमें हम 15 फैन शेड बीम एक्सरे बीम यूज़ करते हैं। बुक पे इसकी डायग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा, कागज़ से अगर आप कोई फ़ैन बनाए ना उस तरह की बीम होती है। और हम क्या करते हैं, एक बॉडी रखते हैं, एक तरफ से हम फैन से बीम फॉल करवाते हैं, दूसरी तरफ डिटेक्टर लगे होते हैं और कंप्यूटराइज डिटेक्टर होते हैं जो एक्सरेज जो आ रही हैं, जो अब्जॉर्ब हो रही हैं और जो गुजर रही हैं, उसको वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी अपनी जगह ही होती है, लेकिन फैन से बीम और डिटेक्टर उसके इर्द गिर्द हम क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, ठीक है। जो रोटेट करते हैं हम डिफरेंट एंगल से उस बॉडी का इमेज क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर जो होता है वो तमाम तरफ से आने वाली इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है और पूरी एक पिक्चर बना के हमें देता है बॉडी के स्ट्रक्चर के हवाले से। और CAT स्कैनर टेक्निक इतनी अच्छी है कि 1% डेंसिटी का डिफरेंस भी है ना डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो उसको भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो आपने इसे अपनी वर्डिंग में टू दी पॉइंट बताने, जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं इसको लेके। फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज में बता रहा है कि एक्सरेज जो है ना ये डैमेज कर सकते हैं लिविंग टिश्यूज़ को, क्योंकि एनर्जी वेरी हाई है, ये ब्रेक कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक एंड प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। ये इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक्सरेज जो है ना ये यंग और रैपिडली जो ग्रो कर रहे होते हैं ना सेल्स, उनको बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। ससेप्टिबल का मतलब ज़्यादा शिकार होते हैं एक्सरेज का, यानी वो बहुत ज़्यादा आसानी से टूट सकते हैं। इसलिए हम एक्सरेज को कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि हम कैंसर के सेल्स जो नहीं आपकी बॉडी में मर रहे हैं उनको तल्फ करने के लिए हम एक्सरेज को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे कैंसर का बायस भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर 10 कैंसर के सेल्स हैं, उसने 9 को ख़त्म कर दिया लेकिन एक को उसने ज़ख्मी किया, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया, तो ज़ख्मी एक्सरेज के सेल जो है आगे ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए एक्सरे के ज़रिए अगर आप कैंसर का इलाज करें तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक्सरेज जो है ना उसका एक्सपोजर एक से ज़्यादा हो तो वो आपकी प्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग को वो क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, उनमें डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं, ठीक है। तो ये बांझपन का बायस भी बन सकते हैं इन शॉर्ट। तो इसके हवाले से भी एक्सरे का एक बायोलॉजिकल इफेक्ट ये भी है। फिर अनसर्टेनिटी विद इन एन एटम अगला टॉपिक जो है, उसमें हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए प्रूव ये करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जा सकता, न्यूक्लियस के बाहर ही पाया जा सकता है। वो किस तरह, ये टॉपिक मैंने जितना लिखा आप इतना ही लिख देना कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर इज फंडामेंटल लिमिटेशन इन द एक्यूरेसी ऑफ साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन। कि डुअल नेचर ऑफ मैटर की एक रिजल्ट ये भी है कि हम किसी माइक्रो पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों इकट्ठे साइमल्टेनियसली फाइंड आउट
नहीं कर सकते, जो मैंने चैप्टर नंबर 19 में बताया था, जहाँ से हम ये लिख सकते हैं डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी, इसे हम एच कट भी कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, अब क्वेश्चन डिजाइन में आता है कि क्या इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस हो सकता है। अब न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁴ मीटर इन डायामीटर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पोजीशन में अनस्टेंटी भी 10⁻⁴ मीटर होगी। यहाँ पे मीटर मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना। तो फॉर न्यूक्लियस अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करता हूँ, डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स उधर जाके डिवाइड होगा 2 पाई, हमने यहाँ पे नहीं लिखा, हम सिंपल प्लांक्स कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल की जगह सिंपल इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, जिस तरह आगे जाके लगाया, आप चाहे इधर ही लगा दें, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अब प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, डेल्टा एक्स पुट किया, तो ये डेल्टा पी आया। अब आपको पता है डेल्टा पी बराबर है एम डेल्टा वी, तो डेल्टा वी लिख सकते हैं डेल्टा पी ओवर एम, यानी इसको फिर मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड किया, तो ये स्पीड आई। अब ये स्पीड ऑफ लाइट से भरी है, स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ है, ये उससे भरी है। तो आप कहना है हैंस फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी कन्फाइंड इन न्यूक्लियस इट्स स्पीड शुड बी मोर देन स्पीड ऑफ लाइट विच इज इन नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने के लिए इसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होनी चाहिए, जो नामुमकिन है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जा सकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहीं पे होगा जहाँ पे उसकी स्पीड ऑफ लाइट से लेस होगी। लेकिन अगर हम पूरे एटम के लिए बात करें, पूरे एटम का साइज अगर हम हाइड्रोजन को लेके चलें तो इतना होता है। तो इसके लिए अगर आप स्पीड फाइंड आउट करो तो वो हमारे पास 10⁻⁷ ऑर्डर की आ रही है, यानी स्पीड ऑफ लाइट से कम आ रही है, यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, हैंस इट कैन एग्जिस्ट इन एटम, लिहाजा वो एटम के अंदर पाया जा सकता है लेकिन न्यूक्लियस से बाहर। तो अनस्टैंडी विद इन एन एटम में हमने ये बात डिस्कस करनी है। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो लेज़र वाला टॉपिक है वो मैं कल इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, इससे आप अच्छे से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।